सभी लोग हेडिंग देना दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे मत सटाना बोले उधर करो। हेडिंग देना दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। कोई भी लोग अब्सेंट नहीं करोगे जब तक कि थ्योरी चलते रहेगा, ठीक है। थ्योरी जब ख़त्म हो जाए तो मन हो तो अब्सेंट करना, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक थ्योरी चलेगा तब तक अब्सेंट नहीं करनी। कोई भी काम रोज़ छोड़ के आ जाना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। 5 नंबर का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और हर साल आता है और आने वाला भविष्य में भी आएगा। इसीलिए इस चैप्टर का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। घर पर जाकर इस चैप्टर का रिवाइज बारी बारी से करते रहना है। छोड़ोगे चैप्टर तो लोग को छोड़ देगा। इसीलिए जो चैप्टर है इस पर अच्छे से फोकस करना है। और विशेष करके ऐसा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि तुम लोग का चैप्टर संख्या 3 और चैप्टर संख्या 3 और 4 और एक त्रिकोणमिति जिसको 8वां चैप्टर है, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर तुम लोग का अच्छे से क्लियर है। हर साल देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन की संख्या कम होती है, जिस वजह से नहीं बच्चा बना पाता। लास्ट में जाके एक क्वेश्चन को 5 बार 10 बार बनाता है, तब जा कर के उसको समझ में आता है कि क्वेश्चन बनता कैसे। लेकिन ऐसा यानी कि प्राइवेट बुक कुछ भी कोई भी हो, उसमें एक टाइप का कई क्वेश्चन देता है। अभी तक तुम लोग को 4-5 क्वेश्चन मिला होगा, लेकिन जब इस चैप्टर से एक टाइप का कम से कम नहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो 10 से 15 क्वेश्चन मिलेगा एक टाइप का। तो इस तरह आप लोग का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। और विशेष करके 3, 4 और 8 के लिए हम ये ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी आदमी अब्सेंट नहीं करोगे। अब्सेंट करोगे तो पूरे चैप्टर संख्या 3 पूरे साल समझ में नहीं आएगा। बाकी तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अब्सेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर राशि अपने लोग पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारा पढ़े हैं और चर राशि भी पढ़े हैं। तो उस चैप्टर का उपयोग करते हुए इस चैप्टर में अपने लोग को बनानी है, ठीक है। तो अपने लोग के पास दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अपने लोग चलते हैं इधर से। चर क्या को होगा बोले? 2 को होगा। समीकरण कैसा होगा? रैखिक होगा। समीकरण कैसा होगा? रैखिक होगा। मतलब कि घात केवल 1 होगा। घात कितना होगा? 1। चलो बड़े, रैखिक कहने का मतलब कि कोई भी समीकरण होगा लेकिन घात कितना होगा? 1। रैखिक बहुपद जैसे था वैसे ही रैखिक समीकरण आता है। तो बोले यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। पिछले चैप्टर के अनुसार है, मतलब कि कोई बहुपद होगा जिसमें 2 चर होगा और उसका घात 1 होगा। तो क्या होगा? 2 चर वाला रैखिक बहुपद हो गया ना। अब बोले हमको पढ़ना है क्या? समीकरण। समीकरण क्या पढ़ना है? समीकरण। तो समीकरण जो होता है एक क्या कहते हैं, तराजू के तरह होता है, बैलेंस बनाने वाला। दुनिया में 2 प्रकार के भी आदमी होते हैं, एक अच्छे आदमी एक बुरे आदमी। अगर केवल अच्छे आदमी होगा फिर भी दुनिया नहीं चलेगा, केवल बुरा आदमी होगा फिर भी दुनिया नहीं चलेगा। क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज़ का होना जरूरी है। अगर बुरे लोग नहीं है तो अच्छे लोग किस काम का? वो भी तो बुरा ही है। अगर केवल बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग किस काम का? नहीं। तो बोले बैलेंस बनाना आप लोग को सीखना इसमें कि किसी प्रकार से बैलेंस कैसे बनाए। तो कोई भी बहुपद का मान जो बहुपद में बैठाएंगे या बराबर में 0 ला देगा तो उसको बोलेंगे कि वह बहुपद का शून्यक होता है। नहीं तो सेम वैसे ही बोले कोई भी बहुपद हो, जैसे कि 2 चर वाला बहुपद ले लेते हैं तो 3x + y, इसी को बराबर कर लेंगे 0 का, इसी के बराबर कर लेंगे बोरे 0 का। तो ये हमारा हो गया समीकरण। ये क्या हो गया बोरे? समीकरण। कोई दिक्कत? चलो तो सबसे पहले समीकरण लिखकर डस दो।
लिखना बोले किसी बहुपद P ऑफ X समीकरण लिखकर डैश देना है और लिखना है किसी बहुपद P ऑफ X को शून्य अथवा जीरो या क्वेश्चन में जीरो कर लेते हैं से तुलना शून्य से तुलना करने पर प्राप्त व्यंजन समीकरण कहलाता। बड़े मान लेते हैं कोई बहुपद P ऑफ X बराबर 3x प्लस वाई। इसको बारे जीरो से तुलना कर लेंगे तो 3x प्लस वाई, ये हमारा हो गया समीकरण। तो लिख लो। एक छोटा सा कहानी के साथ अपन लोग इसको स्टार्ट करते हैं। किताब में ही दिया हुआ है वो। राजीव जो है मिठाई दुकान पर जाता, ठीक है, और वह लड्डू और रसगुल्ला खरीदने हेतु मिठाई दुकान पर गया है। वह कहता है कि रसगुल्ला की संख्या रसगुल्ला की संख्या की दुगुना हमें लड्डू खरीदना। मतलब कि जितना रसगुल्ला हम लेंगे, दुकानदार को बोलता है कि हम जितना रसगुल्ला लेते हैं उससे दुगुना हमको क्या चाहिए, लड्डू चाहिए। तो एक लड्डू का कीमत 2 रुपया, एक लड्डू का कीमत 2 रुपया है, एवं एक रसगुल्ले का कीमत 5 रुपया। तो इसे खरीदने में उसे 24 रुपया खर्च, इसे खरीदने में वह 24 रुपया खर्च करना चाहता है। तो इसका समीकरण बताओ तो कैसा होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, अरे राजीव जो है वह जाता है मिठाई दुकान पर और वह लड्डू और रसगुल्ला खरीदना चाहता है। ठीक, वह कहता है कि लड्डू की संख्या रसगुल्ला की संख्या, लड्डू की संख्या रसगुल्ले की संख्या से दुगुनी होनी चाहिए। नहीं, कभी कभी दुकानदार को जब अपने सामान खरीदने जाते हैं ना, तो कहते हैं अगर मिठाई लेना है या कुछ भी लेना है तो जैसे क्या कर ले, सब्जी बनाते हैं घर में, तो सब्जी में क्या कहते हैं, अगर छोटा सा अपने फैमिली में के लिए सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सपोज करते हैं कि 1 केजी आलू का सब्जी बनाए। ठीक, अगर उसमें 1 किलो मिर्ची दे दिए, नहीं ठीक है, कर देते हैं। 1 केजी क्या करते हैं, नमक दे देते हैं, 1 बाल्टी पानी दे देते हैं और तब उसको बनाते हैं। नहीं, तब उसे बनाते हैं। क्या सब्जी कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। एक तुलना अपन लोग कर लेते हैं कि 1 केजी सब्जी में 2 से 3 ग्राम मिर्ची होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 ग्राम नमक होना चाहिए। तो बोले हमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो सेम वैसे ही राजीव गया है मिठाई के दुकान पर और दुकानदार को कहता है कि हमें लड्डू उतना चाहिए जितना तुम रसगुल्ला देगा ना, उसका दुगुना होना चाहिए। ठीक है, तो रसगुल्ला का मान लेंगे कि x रसगुल्ला दिया। कितना रसगुल्ला दिया है? x। तो लड्डू का संख्या कितना हो जाएगा? 2x। लड्डू का संख्या हुआ 2x। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपया खर्चा करना चाहता? 24 रुपया। क्या रुपया खर्चा? नहीं, ये नहीं हुआ।
अब इसके बाद बोलता है कि एक रसगुल्ले का कीमत कितना रुपया? 5 रुपया। और क्या कहते हैं, एक लड्डू का कीमत, ये लड्डू के लिए है ना, आई बोरे। तब कहता है ज्ञात करने के लिए कि कितना वह लड्डू खरीदा, कितना रसगुल्ला खरीदा। आए तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसको बड़े बारीकी से अपने जीवन पर आधारित करके समझना ये कि हम ही वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दुकानदार को हम ऐसा बोल रहे हैं और हमको चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। जब तक इस टाइप के क्वेश्चन को अपने जीवन में नहीं उतारेगा तब तक यह क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो बड़े आगे लिखते हैं। चर के आधार पर समीकरण, चर के आधार पर समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चर के आधार पर समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बोले बातचीत नहीं करना और ध्यान देना। क्या लिखे हुआ? चर के आधार पर समीकरण का प्रकार। पहला लिखना बुआरे, पहला लिखना एक चर वाला समीकरण। एक चर वाले समीकरण, मिटाने वाला कहाँ रहते हुआ? एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले समीकरण लिख लिया। चलो दूसरा लिखना दो चर वाले समीकरण, तीसरा तीन चर वाले, चौथा चार चर वाले समीकरण। एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण, तीन चर वाले समीकरण, चार चर वाले समीकरण, पांच चर वाले समीकरण, छह चर वाले समीकरण। ऐसे बढ़ाते जाओगा, चर का मान बढ़ाते जाओ, नाम बदलते जाएगा। कम से कम 2-3 तक लिख लो, कम से कम 3 तक लिख लो। लिख लिया? चलो बारे, एक चर वाला समीकरण लिखकर डाल देंगे। एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला समीकरण। वह समीकरण, कह के लिख रहा है, वह समीकरण जिसमें केवल एक चर उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर वाला रैखिक एक चर वाला, एक चर वाला समीकरण एक चर वाला समीकरण कहलाता है। लिख लो सभी। वह समीकरण जिसमें केवल एक चर उपस्थित होता है, एक चर वाला समीकरण कहलाता है। और इसमें किसी का अपन लोग घात नहीं लिखे, ठीक है, घात नहीं लिखे हैं, तो घात पर अपन लोग आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ते चलेगा, नाम इसका भी और क्वेश्चन का भी नाम मतलब क्या कहते हैं, इसका समीकरण का भी नाम बदलते रहेगा। तो बोले अभी क्या गोचर होगा इसमें उपस्थित? एक चर होगा। एक चर क्या घात इसमें फिक्स किए हैं? घात फिक्स किए हैं? घात नहीं फिक्स किए, लेकिन चर फिक्स किए हुए हैं। चर क्या गो? एगो चर चाहिए। घात कुछ रहेगा चलेगा, जैसे कि x प्लस 6 बराबर 0, एक गो चर राशि है ना,
अगर इसी में यहाँ पर y लगा देंगे तो 2 गो चर हो गया। अपन लोग का 1 गो चर की आवश्यकता है। अभी वारे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10 लिख सकते हैं। केवल एक चर उपस्थित होना चाहिए, केवल एक चर। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। चर राशि क्या को देना है? ए को देना है। ठीक है। रे 9 क्लास गधा सबके पीठ। तो ध्यान देना बुआरी, एक चर वाला कोई भी मतलब कि कोई भी एग्जाम्पल दो चलेगा, लेकिन चर क्या को होना चाहिए? केवल एक चर होनी चाहिए। तो बुआरी यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ पर स्क्वायर भी दे सकते हैं और पावर दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन चर क्या को रहेगा? केवल एक चर रहेगा तो एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। घात इसमें फिक्स नहीं किए हैं, इसीलिए घात कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन चर क्या को रहेगा? एक को रहेगा। कोई दिक्कत? चलो अब लिखना बुआरे 2 चर वाला समीकरण। दो चर वाला समीकरण वह समीकरण जिसमें केवल 2 चर उपस्थित रहता है। 2 चर वाला समीकरण कहलाता। वह समीकरण जिसमें केवल 2 चर उपस्थित रहता है 2 चर वाला समीकरण कहलाता। लिख लिया बुआ। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? एग्जाम्पल कुछ भी दे दो, लेकिन चर क्या को होना चाहिए? 2 गो होना चाहिए। कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि बुआरे x प्लस वाई बराबर 9। 2 गो चर है ना? 2 गो चर है तो 2 चर वाला समीकरण। दूसरा हम दे देंगे ऐसा 10x का पावर 20 और प्लस 8z और बराबर 6। क्या इसमें भी 2 गो चर है? इसमें भी 2 चर है सर। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 चर वाला समीकरण। इसका घात फिक्स नहीं, घात के अनुसार नाम नहीं लिख रहे, चर के अनुसार नाम लिख रहे हैं। तो वह 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब 5 गो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा तो लोग अपने से लिखोगे, पड़ोसी से मैच नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल सभी लोग इसका लिख लिया ना? चलो आगे हेडिंग देना पड़े 3 चर वाले समीकरण। 3 चर वाले समीकरण। 3 चर वाले समीकरण वह समीकरण जिसमें केवल 3 चर उपस्थित रहता है 3 चर वाला समीकरण कहलाता है। 3 चर वाला समीकरण कहलाता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम कर लेते हैं 0। 3a प्लस 8b प्लस 6c बराबर कर लेते हैं 10। ऐसा और एग्जाम्पल होगा जिसमें 3 गो चर, कोई 3 चर उपस्थित रहेगा तो 3 चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और रैखिक नहीं, 3 चर वाले समीकरण कहेंगे। वो अरे घात अपना मूल से कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि घात इसमें फिक्स नहीं किया गया। तो वो अरे इसको लिखो, आप 4-5 एग्जाम्पल और लिखोगे। चलो बड़े आगे इसी प्रकार बढ़ाते जाएंगे, चर की संख्या उसका नाम बढ़ते जाएगा। नहीं, आगे लिखना बुआ घात के आधार पर समीकरण का प्रकार। घात के आधार पर समीकरण का प्रकार। घात के आधार पर समीकरण का प्रकार। घात के आधार पर समीकरण का प्रकार पहला लिखोगे रैखिक समीकरण। दूसरा लिखोगे द्विघात समीकरण। तीसरा लिखोगे त्रिघात समीकरण।
लिख लिया सब। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, घात बढ़ाते जाएंगे नाम बढ़ते जाएगा। और अपने लोग का जो सिलेबस है वो अरे केवल द्विघात समीकरण तक ही, चौथा चैप्टर का नाम यही होगा, द्विघात समीकरण। इसके बाद पांचवा चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पर से समीकरण वाला बात खत्म हो जाती है। तो अपने लोग को मुख्य तौर पर पढ़ना है द्विघात समीकरण तक, जिसमें कि रैखिक समीकरण, इस चैप्टर का नाम है होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ये चैप्टर का नाम, अगला चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। अगला चैप्टर दिया ही नहीं, तीसरा चैप्टर, ठीक है। कहीं तीसरा चैप्टर आने वाला नहीं, क्या पैटर्न में दे दे तो दे दे। चलो बारे, तो तीनों लिख लिया। पहला लिख कर डाल देना रैखिक समीकरण, पहला लिख कर डाल देना रैखिक समीकरण। लिखना वह समीकरण, वह समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशि, चर राशि का अधिकतम घात एक होता है, रैखिक समीकरण कहलाता। वह समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात एक होता है रैखिक समीकरण कहलाता। लिख लिया बोले। एग्जाम्पल अपने लोग ऐसा लिखेंगे कि घात कितना होना चाहिए बोले, कुछ भी लिख दो सब कुछ चलेगा, लेकिन घात कितना होना चाहिए, एक। जैगो मन तैगो चर लिखो, 10 गो चर लिखना, 10 गो चर लिखो, 20 गो चर लिखना, 20 गो लिखो, 50 गो लिखना, 50 गो लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब का घात कितना होना चाहिए, एक। सब का घात एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। चलो लिख लो बुआ, सभी लोग एग्जाम्पल लिख लिए हो। तो बोले अगला है द्विघात समीकरण, नहीं तो द्विघात समीकरण लिख कर डैश नहीं देना, क्या कि इस द्विघात समीकरण के बारे में जब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमारा चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अपन लोग को पढ़ना है रैखिक समीकरण। तो आगे लिखना बोले रैखिक समीकरण का प्रकार, रैखिक समीकरण का प्रकार। रैखिक समीकरण का प्रकार, इसमें एक नंबर होगा बुआरे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा हो जाएगा तीन चर वाले रैखिक समीकरण। चलो सभी लोग इसको लिख लो बुआ। चलो बुआ लोग, सभी लोग हेडिंग देना, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण लिखकर डैश दो। चलो बड़े, एक चर वाले रैखिक समीकरण लिखकर डैश दिया सभी लोग। चलो लिखना वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण
जिसमें केवल एक चर उपस्थित होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता। वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर उपस्थित रहता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता। एग्जाम्पल बोले, क्या गो चर होगा? एक गो चर होगा। घात क्या गो होगा? घात भी एक होगा। जैसे कि 2x + 6 बराबर हम लिख लिए बोले 0। दूसरा बोले 9y + 3 बराबर -1। दूसरा एग्जाम्पल लिख लिए a + 8 बराबर 2। चर क्या गो? एक गो ना है, और घात भी कितना है? एक है। तो ऐसा लिख लो बारे, फिर इसका नोट लिखाते हैं। देखते हैं बोलोग इसका नोट। तो मिटाने वाला कहाँ चल गया? नोट फर्स्ट लिखना बोले, इसका मानक रूप ax + b बराबर 0 होता है, ax + b बराबर 0 होता है, जहाँ a ≠ 0, जहाँ a ≠ 0 नहीं, जहाँ a, b belongs to R but a not equal to 0। मतलब ये किसका जो मानक रूप होगा ax + b बराबर 0 होगा, जहाँ a, b बिलोंग्स टू R बट a नॉट इक्वल टू 0। x के जगह पर बोले दूसरा कोई भी चर राशि हो सकता है। अपने प्रेजेंट के सीखने के लिए s मान लेते हैं, ठीक है। नोट सेकंड लिखना बोले, नोट सेकंड, इसका मूल यानी कि x बराबर -b/a होता है। इसका मूल यानी कि शून्य भी कह सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। ये चीज हम निकालते हैं बुआ, पहले लिख लो इसको। लिख लिया सभी लोग? ये हम निकालते हैं आखिर हो कैसे गया। तो अपन लोग ऐसा लिख सकते, दिया हुआ मानक रूप क्या? ax + b बराबर 0। मानक रूप ax + b बराबर 0। ax + b बराबर 0 है, तो बुआ बताओ ax बराबर -b हो जाएगा। प्लस में बराबर किस हो रहेगा? तो माइनस में ना। तो x बराबर बुआ -b, x के गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। मतलब x बराबर -b/a। इसका शून्यक होगा, या फिर कह सकते हो मूल होगा, या फिर इसका मान होगा। सब मान बात एक ही है, बस व्यक्ति का अलग अलग नाम। क्लियर है? तो बार फिर अगले दिन देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो अपने लोग का चैप्टर